ओके, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी टीचिंग से रिलेटेड जितने भी वैकेंसीज होती हैं उनकी तैयारी करते हैं। अभी फिलहाल हम लोग 20 अगस्त 2023 को होने वाले सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सीडीपी के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो 8 जनवरी के पार्ट 1 को हमने कर लिया था। पार्ट 1 मतलब शुरू के 15 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आज हम लोग 15 क्वेश्चंस जो लास्ट के हैं, सेकंड 15 क्वेश्चंस को करेंगे जो रिलेटेड हैं, किससे, पेडागोजी से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? मतलब अगर आप चाहते हैं कि पूरे क्लास में बच्चे बैठ के खूब आराम से पढ़ें, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, न जाति के आधार पे, न स्थिति के आधार पे, न धर्म के आधार पे, न पैसे के आधार पे, किसी भी प्रकार से दुर्व्यवहार ना हो, प्रत्येक बच्चे को समान अवसर दिया जाए पढ़ने का, तो उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। अब समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक क्या है? विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समूहन, बिल्कुल ग्रुप, आपको रिजिड ग्रुप बनाना नहीं है, क्षमता के आधार पर मतलब उनका क्लासिफिकेशन नहीं करना है। व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान, मतलब मतभेद मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, मतभेद मतलब भिन्नता, जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है उसका ध्यान रखना है और प्रत्येक भिन्नता का सम्मान करना है। जी हां, समावेशी शिक्षा के लिए सही जवाब हमको मिल चुका है। फिर भी आगे पढ़ते हैं। विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा गलत है। वो विद्यार्थी जो दिव्यांगता हैं या दिव्यांग हैं, ठीक है, उनके बारे में रूढ़िवाद बनना, रूढ़िवाद मतलब दिव्यांग बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, वो स्कूल में आ नहीं सकते, उनके लिए विद्या नहीं बनी हुई है, एजुकेशन, तो ये गलत है, रूढ़िवादी नहीं होना है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अब हम आपसे बात करते हैं 16 नंबर के प्रश्न की, कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है? पठन वैकल्य का मतलब डिस्लेक्सिया। देखिए ऊपर लिखा होगा कहीं, ये लिखा है डिस्लेक्सिया, जिसे हम पठन वैकल्य कहते हैं। इसमें व्यक्ति उल्टा लिखता भी है, उल्टा पढ़ता भी है। अगर बी लिखा है तो उसे डी पढ़ेगा, है ना। अगर 16 लिखा है तो 61 पढ़ लेगा, इस टाइप से। तो क्या है, बी को डी के रूप में लिखना, 21 को 12 लिखना। लो, हमने पहला जवाब ही टिक लगा दिया, नीचे पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, है ना। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है डिस्लेक्सिया के लिए। 18 नंबर का प्रश्न, छोटे प्रश्न होते हैं तो करने में मजा आता है ना। बड़े प्रश्न होते हैं तो थोड़ा सा उसको समझना पड़ता है। छोटे प्रश्न होते हैं तो पढ़ो और फटाफट करते चलो, मजा आता है। ठीक है, वो विद्यार्थी जो स्वालीनता से हैं, मतलब स्वालीन हैं, ऑटिज्म के शिकार हैं, वो अकेलापन अच्छा लगता है उनको, उन्हें ज्यादा किसी से मिलना अच्छा नहीं लगता, सहयोग की भावना नहीं होती, ज्यादा पढ़ने में मन नहीं लगता, क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं। ये सारे गुण किसके होते हैं? स्वालीन बच्चों के, ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों के। उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जाती है? मतलब इनमें से कौन सी पहचान ऑटिज्म की है? एक सीधा सीधा प्रश्न क्यों नहीं पूछते हो भाई तुम लोग? घुमाते कितना है ना सीटेट वाले, आपकी बुद्धि परखना चाहते हैं। ये सीधा सीधा ये पूछना चाहते थे कि कौन सी चुनौती से की जा सकती है, मतलब कौन सी ऐसी विशेषता है जो ऑटिज्म को दर्शाती है, जो वो नहीं कर सकता। ठीक है, अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती, मतलब एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव कम्युनिकेशन। मैंने आपको बताया ये इंट्रोवर्ट होते हैं, आंतरिक होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, ये किसी से बात और नहीं करते हैं। बिल्कुल सही है पहला वाला ऑप्शन। एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती, नहीं, ये निश्चित दिनचर्या को पसंद करते हैं, बदलती हुई दिनचर्या को पसंद नहीं करते, तो ये इनके लिए चुनौती नहीं है, ये इनके लिए आरामदायक है। सूचना को याद रखने में चुनौती, ठीक है, सूचना को याद करने में चुनौती क्या है? मेमोराइज ऑफ द इंफॉर्मेशन। ये भी ऑप्शन हमारा क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि इससे मजबूत ऑप्शन हमको यहां मिल चुका है कि उनको बातचीत करने में या चीजों को ग्रहण करने में दिक्कत होती है। ये बात सच है। स्थूल गत्यात्मक कौशल में चुनौती, ठीक, किस चुनौती से की जा सकती है? तो ए वाली जो ऑप्शन हमारा है वो सही हो जाएगा। ठीक, सूचना को कुछ हद तक याद कर पाते होंगे,
स्थूल गत्यात्मक कौशल भी ये कर लेते होंगे, ऐसा तो है नहीं कि सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते होंगे, क्रिकेट नहीं खेल पाते होंगे, खेलते होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है, सीढ़ियां चढ़ लेते होंगे, दौड़ लेते होंगे, तो इन चुनौतियों से इनकी पहचान नहीं की जा सकती। ये जो है बोलने से, लोगों के जुड़ने से, चीज़ों को ग्रहण करने में, मतलब एक्सेप्ट करने में उनको प्रॉब्लम होती है, जिसे हम ऑटिज्म से ग्रसित मान सकते हैं। 19 नंबर का प्रश्न क्या है? वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है, मतलब किसी न किसी प्रकार की डिसएबिलिटी है, बोन से संबंधित, मसल से संबंधित, आंखों से संबंधित, कान से संबंधित, बोलने से संबंधित, ठीक है, तो डिसएबिलिटी है, उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? सफल समावेशन कहने का मतलब उनको स्कूल में कैसे रखा जा सकता है, कौन सा तरीका सही है? विद्यार्थियों से अलग रख के गलत है। शिक्षकों का क्या है? शिक्षकों का पक्षपातपूर्ण रवैया, मतलब दुर्व्यवहार किया जाए ऐसे बच्चों के साथ, बिल्कुल नहीं। साथियों के बीच सहानुभूति और दया, उनको सहानुभूति और बहुत दया दिखाने की आवश्यकता है, मतलब उनके साथ सहानुभूति व्यवहार रखिए, दया का व्यवहार रखिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है सुलभ अवसंरचना, मतलब इमारतें। मान लो कोई व्हील चेयर से आता है, अब सीढ़ियों पे तो वो चढ़ के क्लास में जा नहीं सकता, तो उसके लिए वो स्लेब वाली सीढ़ी बनी होनी चाहिए ताकि व्हील चेयर को आराम से वहां तक पहुंचाया जा सके। ये भी जरूरी है, सहानुभूति जरूरी है, लेकिन सहानुभूति से ज्यादा, सिंपैथी से ज्यादा जरूरी है इम्पैथी, उस चीज को हम महसूस करें, ठीक है, बहुत शब्दों से उनका अपना बनने की कोशिश ना करें। तो ए वाला ऑप्शन हमें ज्यादा सही लगता है और यही सही भी है। अब आइए 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा? कौन सा अभ्यास विविध अधिगम वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा? अगर कोई बच्चा है जो अनेक चीजों को सीखता है, तो कौन सा अभ्यास इसमें सही है? कार्य की प्रासंगिकता, मूल्य और प्रामाणिकता को कम करना। देखो, अगर किसी चीज की प्रामाणिकता कम हो जाएगी तो उसे बच्चे सीखने में जो बहुत ज्यादा, मूल्य भी कम हो जाएगा, प्रासंगिकता भी कम हो जाएगी, तो ये ठीक नहीं है। प्रासंगिकता का मतलब उसमें जो जरूरी है वो कम हो जाए, जैसे जो आपको पढ़ाना चाहिए, जो आपको सीखना चाहिए, वो आप नहीं सीख पा रहे हो, ठीक है। फिर क्या है? आसपास के खतरों और विकर्षणों, डिस्ट्रैक्शन जो है जिसकी वजह से वो सीख नहीं पाता, उसे कम करना, ठीक है, ये सही है। अगर हम आपके आसपास के जो खतरे हैं, जो डिस्ट्रैक्शन हैं, जिससे आप भ्रमित होते हो, उसे हम कम कर दें, तो आप विविध तरीके से सीख सकते हो, ठीक है। ओके, उपकरणों और सहायक तकनीकों की पहुंच कम करना, इसे कम कर दोगे तो फिर विविध तरीके से कहाँ सीख पाएगा, जब टीएलएम ही हम बंद कर देंगे, नहीं ले आएंगे क्लासेस में। तो फिर क्या है? विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्त को प्रतिबंधित करना, ये भी हम नहीं कर सकते, जो उनकी जरूरतें हैं उसे हमको पूरा करना होगा। तो अगर विविध अधिगम वाले विद्यार्थियों को शामिल करना है तो आकर जो विकर्षण हैं, जो डिस्ट्रैक्शन के पॉइंट हैं, उन्हें कम करना होगा और आसपास के खतरों को भी कम करना होगा, ठीक। जैसे स्कूल नहीं आ पाते हैं या कोई रास्ते नहीं बने हुए हैं उनके घर से स्कूल आने के, तो ये सब हमारे किस में है? खतरों में है। कोई दिक्कत है, उनको सामाजिक रूप से दिक्कत है, तो उसको हमको कम करना चाहिए। रूढ़िवादी समाज है तो उसको कम करने की आवश्यकता है। अब आप देखिए 21 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा करके सक्रिय भागीदारी सीखते, मतलब बच्चे स्वयं से सीखते हैं, बातचीत करते हैं। आपको पता है आपके सिलेबस में सामाजिक संरचनावादी एक शब्द है, बार बार वहां से प्रश्न पूछा जा रहा है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, जहां बच्चे एक साथ रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और अधिगम करते हैं। इसको अगर आप याद कर लो तो इट विल बी बेटर फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा अगर इस शब्द को हम याद कर लें तो। जहां सहयोग की भावना हो, सक्रिय भागीदारी की बात की जा रही हो, वहां पर हम सामाजिक संरचनावादी टिक लगाएंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं 22 नंबर के प्रश्न की। सार्थक अधिगम का मतलब क्या है? सार्थक अधिगम का मतलब मुख्य रूप से ज्ञान का पुनरुत्पादन करना, दोबारा उसे सुना देना, है ना। तो रोकते हैं भी इसको गलत नहीं करते हैं। सार्थक अधिगम तब होता है जब विषय वस्तु को गैर संदर्भित किया जाए, इसको कट कर दो। गैर संदर्भित मतलब आपके काम का ना हो, ठीक। तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थियों के अधिगम को नियंत्रित करते हैं, सक्रिय रूप से विद्यार्थियों के अधिगम को नियंत्रित करते हैं।
नियंत्रित की बात की जा रही है अधिगम को, इसलिए यहां पे हम कट करते हैं, बल्कि हम बढ़ावा देते हैं अधिगम को, रोकते नहीं है। नियंत्रित करने वाला रोकना, तो ये दो ऑप्शन गलत हो गए। ऊपर वाले पे हम रुके हुए हैं, मुख्य रूप से ज्ञान का पुनरुत्पादन करना। ठीक है, आइए चौथा पढ़ लेते हैं। सार्थक अधिगम में समालोचनात्मक सोच हीरो मिल गया है। पूरे सीटेट का सबसे बेहतरीन शब्द क्रिटिकल थिंकिंग, जहां मिल जाए वो ऑप्शन सबको कट कर देगा। इसलिए मुख्य धारा के रूप में ज्ञान का पुनरुत्पादन करना, मतलब दोबारा उसको सुना देना ही सार्थक अधिगम है, तो ये गलत है। अब हम चौथे ऑप्शन की ओर मुड़ते हैं। क्या है समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग? जब हम खुद से चीजों को सोचते हैं, समझते हैं, एक निर्णय तक पहुंचते हैं, अपनी समस्या का समाधान स्वयं से करते हैं, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रिया शामिल है। बिल्कुल, सार्थक अधिगम का मतलब यही होता है कि बच्चे में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना और साथ ही साथ समस्या समाधान भी उनको सिखाना। मुख्य उद्देश्य जीवन का है हमारे कि बच्चे को शिक्षित ही इसीलिए किया जाता है कि बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं से कर सके। ठीक, आइए बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई? मतलब कौन कौन ऐसा है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसकी चर्चा नहीं की गई? सबसे पहला है संप्रत्यात्मक समझ पर जोर। ये तो मतलब स्टार पॉइंट है, स्टार हेडिंग है एनईपी 2020 का, कि बच्चों में कंसेप्चुअल चीजें डाली है, रटने वाली चीजें नहीं। फिर क्या है योगात्मक? जी हाँ, योगात्मक का कोई भी सपोर्ट मतलब वकालत एनईपी 2020 नहीं करता। योगात्मक मतलब साल भर के बाद बच्चों का मूल्यांकन किया जाए, तो ये ठीक नहीं है, बल्कि रचनात्मक मूल्यांकन पे बल दिया गया है। रचनात्मक का मतलब रोज का रोज हम पता करें कि बच्चे ने कितना सीखा कितना नहीं। ठीक, तो रचनात्मक होता तो हम सपोर्ट कर देते, योगात्मक को हम सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, फिर दूसरा क्या है पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को बढ़ाना, मतलब पाठ्यक्रम को बढ़ा देना। वो कह रहा है पाठ्यक्रम कम करिए और आप कह रहे हैं बढ़ा दीजिए, गलत है। प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी करना, मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग कम करना, ये भी गलत है। वो कह रहा है पूरे स्कूल को डिजिटल कर दो। एनईपी 2020 कहती है पूरे स्कूल में दीक्षा जैसे पोर्टल या डिजिटलाइजेशन कर दीजिए, बोर्ड और सब इलेक्ट्रॉनिक लगा दीजिए। ठीक है, तो किसकी वकालत नहीं की गई है? दूसरे, तीसरे और चौथे की वकालत नहीं की गई है। और की किसकी गई है? केवल एक की, पहले वाले की। आइए बात करते हैं 24वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलान है? मतलब इनमें से कौन सा युग्म है जो सही मिला है, बस। ठीक, विशेष रुचि के क्षेत्र में किसी की क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्रक करना दृष्टिकोण उन्मुख निपुणता है। विशेष रुचि के क्षेत्र में किसी की क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्रक करना दृष्टिकोण उन्मुख निपुणता लक्ष्य है। मतलब अगर आपका इंटरेस्ट संगीत में है और हम आपको उसी में बढ़ावा दे रहे हैं, चीजें उपलब्ध करा रहे हैं, तो ये क्या है? दृष्टिकोण उन्मुख, अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी। मास्टरी मतलब हमने आपको बताया था ना कि महारत हासिल करना, निपुणता हासिल करना, यह आपका विशेष उद्देश्य होता है जब आपकी विशेष क्षेत्र में रुचि होती है। तो सही मिलाप तो यही है हमारा जो ऊपर वाला है। नगद पुरस्कार जीतने के लिए कट कर दो, नेगेटिव सेंटेंसों को पढ़ के समय मत खराब करो। कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए केवल परीक्षा के लिए मत पढ़िए, जीवन के लिए पढ़िए, अच्छे व्यक्ति बनने के लिए पढ़िए। फिर क्या है? दूसरों से बेहतर प्रदर्शन न करने के लिए कड़ी मेहनत करना, ये गलत है। हमारा ऊपर वाला ऑप्शन जहां मास्टरी गोल्स आ जाए उसे कभी भी कट मत करना, वो ऑप्शन सही होता है, महारत हासिल करना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? मतलब विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य मतलब बढ़ाने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पे ध्यान देना चाहिए? परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना, भूत नहीं हो, रटकर याद करना, रट्टू तोता नहीं हो, निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना, गुलाम मत बनाइए उन्हें, बच्चे के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना जो वो पहले से सीखा हुआ है। इसीलिए मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था, ज्ञात से अज्ञात की ओर।
ज्ञात से अज्ञात की ओर यही कहता है कि बच्चा जो पहले से जानता है वो ज्ञात हो गया, अब उसे जो नया सिखाने जा रहे हैं वो किस फॉर्म में आएगा, अज्ञात के रूप में आता है। जब अज्ञात के रूप में आएगा तो नई चीजें सीखेगा। अज्ञात मतलब नई चीजों को सिखाना उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ करके। सो डी ऑप्शन इज राइट। अब हम 26 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 26 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है। अगर बच्चों में क्या विकसित हो जाएं, निर्मित हो जाएं भ्रांतियां, कंफ्यूजन, मिसकॉन्सेप्शंस, तो कौन सा रचनात्मक दृष्टिकोण होगा, कौन सा हमारा रचनात्मक दृष्टिकोण होगा। ठीक क्या है, रटने और याद रखने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु, रटने पर बल मत दीजिए। ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां गलत धारणाएं व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित हो। गलत धारणा व्यक्त करिए, गलत धारणा से मतलब त्रुटियां करिए, त्रुटियों से भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। त्रुटियों को, गलत धारणाओं को हमें प्रतिबंधित नहीं करना है। फिर क्या है, भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना। जो गलतियां, जो मिसकॉन्सेप्शन हुए हैं उसे देखिए, बच्चे को मौका दीजिए कि उसने गलती कहाँ की है, उसे वो फिर से जांचे परखे, उस पर प्रयोग करे। जब उसे आप अवसर देंगे तो भ्रांतियों से निपटने के लिए सबसे अच्छा तरीका सी वाला हो सकता है। ठीक है, विद्यार्थियों को पूर्व मान्यताओं और वैकल्पिक धारणाओं की अनदेखा करना नहीं, अनदेखा मत करिए। जो वो पहले से जानते हैं उसको भी समझिए, अगर गलत है तो सुधार करने का प्रयास करिए। तो मिसकॉन्सेप्शन से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, उनको उस पर प्रयोग करने के लिए फिर से कहिए, अवलोकन करने के लिए उनको अवसर प्रदान करिए ताकि वो अपने आप में स्वयं से सुधार कर सकें। ठीक है, आइए 27 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक। यार ये सुसाध्य मत पढ़ा करो, ठीक है। सुसाध्य का मतलब बढ़ावा देना। ठीक, तो संरचनात्मक समझ अगर बच्चों में विकसित करना है तो प्रतियोगिता गलत है। चर्चा और संवाद, बच्चों से बात करिए, बच्चों को बोलने का मौका दीजिए। इससे उनके अंदर क्या होगा, कंस्ट्रक्टिविज्म का जन्म होगा, मतलब कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अब इसमें ई वाला ऑप्शन मतलब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वेधन को सपोर्ट मत करिए, दंड और पुरस्कार को भी सपोर्ट मत करिए। ठीक है, आइए 28 नंबर की ओर। प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थी में छात्रों के बीच क्षमता की इकाई का विश्वास, बच्चों में क्षमता को बढ़ाने या वृद्धिशील विश्वास, छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना कट कर दो। जो एकदम डायरेक्ट गलत लग रहा हो उसे कट कर दीजिए, जो थोड़ा बहुत सही लग रहा हो उसको दोबारा पढ़ेंगे हम लोग। छात्रों में हीनता की भावना, बिल्कुल। प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में को सक्रिय करना चाहिए। किसको, क्या हीनता को सक्रिय करना चाहिए, गलत है। प्रतिस्पर्धा को सक्रिय करना चाहिए, गलत है। छात्रों के बीच क्षमता की इकाई विश्वास, मतलब किसमें कितनी क्षमता है उसको बताना चाहिए। तुम कमजोर हो, तुम बड़े हो, इसे भी कट कर दीजिए। अब क्या है, बच्चों में क्षमता को वृद्धिशील या बढ़ने पे विश्वास, मतलब बताइए सबको कि आपकी जो कैपेसिटी है सबकी बढ़ रही है, ऐसा उन्हें विश्वास दिलाइए, तो वो आराम से सीख सकते हैं प्रभावी तरीके से जब वो मोटिवेट होते रहेंगे। अब हम बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना, यह बाह्य अभिप्रेरणा है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह शामिल होना, यह आंतरिक प्रेरणा है। ठीक है, बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण बी वाला नहीं है। और सब प्रतियोगिता, पुरस्कार, साथियों के साथ भाग लेना, ठीक है, साथियों को प्रभावित करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए भाग लेना, ये सब बाह्य उदाहरण है, बाह्य अभिप्रेरणा है। कुछ सीखने के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए डिस्कशन समूह में बैठना। ठीक, अब हम बात करते हैं 30वें प्रश्न की। ठीक है, 30 नंबर का जो प्रश्न है उसको क्या है हमारा, से विद्यार्थियों की उपलब्धि में होने की संभावना है। प्रासंगिक से विद्यार्थियों की उपलब्धि में, गलत है। शिक्षार्थी से विद्यार्थियों में, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र से विद्यार्थियों में
विद्यार्थियों की उपलब्धि में कमी होने की गलत है। फिर क्या है, सामाजिक सहयोग से, देखो पढ़ोगे मिला के, सामाजिक सहयोग से विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना है। जब हम सोशल रूप से एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो बच्चों के अधिगम में, उपलब्धि में वृद्धि होती है। सामाजिक बहिष्कार से गलत है, बहिष्कार करके सुधार नहीं किया जा सकता है। तो आपने देखा कि हम लोग जैसे जैसे समय बिता रहे हैं, जैसे जैसे हम लोगों की प्रैक्टिस बढ़ रही है क्वेश्चन करने की, हम लोगों का समय कम होता जा रहा है। इस 30 प्रश्नों को हम लोगों ने 15 से 20 मिनट में कर लिया। ऐसे आपको एग्जाम में करना है, क्योंकि वहाँ पे आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप पेडागोजी के सेक्शन को ही करते रहिए। 5 सब्जेक्ट आपको सॉल्व करने हैं, तो यही स्पीड होनी चाहिए जो इस समय हमने अपनी रखी है। ठीक है, बस ऑप्शन को देखिए, अंडरस्टूड करिए, समझिए और टिक लगा के आगे बढ़िए। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको 20 अगस्त को चमत्कार करना है, मतलब एकदम पेपर को खतरनाक तरीके से करके आना है। जैसे हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा है 120 प्लस का, वो आप प्राप्त कर सकें। सभी सेक्शन मुट्ठी मजबूत करनी है तो आपके 5 सब्जेक्ट मजबूत होने चाहिए। एक आध थोड़ा बहुत कमजोर हो तो वो चलेगा, लेकिन 4 सब्जेक्ट एकदम बिल्कुल आपके मुट्ठी में होने चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी जो प्रश्न पत्र बचे हुए हैं उसको लेकर के हम आएंगे गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस की तरफ से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो अपडेट्स हैं नई नई एग्जाम की, वैकेंसीज की, वो आपको मिलती रहें। दोस्तों के साथ शेयर करिए। अभी हम लोग बहुत तेजी से काम करेंगे, न्यू चैनल है ना, तो आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो और भी अच्छा कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।